नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं के अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने पहले अध्याय को समाप्त कर चुका है और आज हम दूसरे अध्याय की ओर जा रहे हैं और हमारा जो दूसरा अध्याय है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था इसे बताया जा रहा है 1950 से लेकर 1990 तक के बीच को। क्यों? क्योंकि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के दौरान उस संध्या में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किन परिस्थितियों से गुजरी थी, इन सभी का हमने अध्ययन किया था। तो अब जो हमारा अगला अध्याय है वो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में कैसी रही। यानी हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 और 1950, क्योंकि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद उन्हें धीरे धीरे अपने जो पटरी से उतर चुकी थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, उसको धीरे धीरे लाते लाते समय लगा और उसी अंतराल को हमें यहाँ अध्ययन करना है कि 1950 से लेकर 1990 के बीच हमने क्या बदलाव लाया, कुछ चेंजेस आए या नहीं आए, क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदली और बदली तो किन किन क्षेत्रों को प्रभावित की। तो इन्हीं सभी का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे जो मुख्य बिंदु हैं वो पहली है अर्थव्यवस्था प्रणाली, दूसरी है अर्थव्यवस्था के प्रकार, तीसरी है हमारी आर्थिक योजना और इसकी आवश्यकता, चौथी है पंचवर्षीय योजना, पांचवी है कृषि की विशेषताएं, समस्याएं और नीतियां, औद्योगिक विकास की रणनीति 1947 से लेकर 90, और आखिरी चर्चा जो हम करेंगे वो है भारत का विदेशी व्यापार। तो इस अध्याय में हम इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो हमारे जो पहले बिंदु है वो है अर्थव्यवस्था प्रणाली। तो अर्थव्यवस्था प्रणाली, इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि अर्थव्यवस्था क्या है, ये कैसे काम करती है। तो हम जानते हैं कि किसी भी देश में वहाँ कौन रहती है, जनता रहती है, मनुष्य रहते हैं और मनुष्य की आवश्यकताएं क्या हैं, अनंत हैं। और हमारे जो संसाधन हैं वो क्या है, सीमित है। उन्हीं अनंत आवश्यकताओं को उन्हीं सीमित संसाधनों के आधार पे हम कैसे पूरा करते हैं और उसमें हम अपना उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय, इन सारे क्रियाओं को किया जाता है। और इन क्रियाओं को करने में बहुत ही हर देश अलग अलग प्रणाली को अपनाता है। तो इसी प्रणाली का अध्ययन हमें इस अध्याय में करना है कि आर्थिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली क्या है। तो अर्थव्यवस्था की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी भी देश के जो रहने वाले हैं, सामाजिक से लेकर राजनीतिक में जो आर्थिक क्रियाएं कर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, यानी उत्पादन, विनिमय, वितरण, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यह है हमारी आर्थिक प्रणाली। अब इसका जो महत्वपूर्ण भाग है जो हम आगे जानेंगे, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हर देश अपने देश की आर्थिक क्रिया को करने के लिए, यानी आर्थिक प्रणाली को करने के लिए अलग अलग आधार को लेता है। तो इसी आधार पे हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो जैसा कि बच्चों आप इस बहुत अच्छे से पिक्चर में देख सकते हैं कि हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में पहले जो नाम है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पहला जो पिक्चर है वो आपको रुपए और पैसे को दिखला रहा है, यानी पूंजीवादी। पूंजी यानी पैसे, कैपिटलिज्म, आपको ये भी जानना जरूरी है। तो क्या हो रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी जिसमें हम सिर्फ पैसे, लाभ, ऐसे ही चीज़ों की बातें कर रहे हैं। इसलिए इसका इमेज दिखाया जो जा रहा है वो इस चित्र के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा रहा है
कि जहाँ सिर्फ किसकी बातें हैं, हम ऊपर उठ रहे हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ पैसों के साथ। दूसरा जो हमारा इमेज है, दूसरा जो चित्र है, वो बता रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था को लेकर सभी लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, यानी ये समाजवादी है, नाम में छुपा हुआ है समाज को लेकर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसकी पूरे अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है और वो अपने जनता की अधिकतम लाभ के बारे में सोचती है। तो ये जो पिक्चर आपको दिखा रहा है, ये बता रहा है कि हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, इकट्ठे होकर, यानी एक दूसरे के हेल्प के साथ चल रहे हैं, इसलिए इस पिक्चर को दिखाया गया है। और अगला जो पिक्चर है वो बड़ा मज़ेदार है। ये क्या है, एक आपको दिख रहा है, एक सेफ बैठा है, प्राइवेट को भी मिला रहा है, पब्लिक सेक्टर को भी मिला रहा है, यानी मिला दिया, दो चीज़ों को क्या किया, मिश्रित कर दिया। इसलिए इस अर्थव्यवस्था का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां दोनों प्रकारों को, यानी पूंजीवादी को भी और समाजवादी को भी, दोनों को मिलाकर अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों ने इमेज से बहुत अच्छे से समझा होगा कि हम पूंजीवादी पे क्या कर रहे हैं, समाजवादी पे क्या कर रहे हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था पे क्या कर रहे हैं। अब आप सभी के अंदर एक प्रश्न आएगा कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 90। परंतु इसकी चर्चा अति आवश्यक है, इसलिए की गई है। ये इसलिए की गई कि हम जब भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ये जानना अति आवश्यक है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, हम कैसी अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका अध्ययन अति आवश्यक है। तो हम एक करके इसकी चर्चा करते हैं। तो पहला जो हमारा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो पहले तो इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। तो हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा कह रही है, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था में समाज में उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के लिए निजी स्वतंत्रता होती है। यहाँ प्रमुखतः पूंजीवाद का प्रभाव होता है। इस परिभाषा का तात्पर्य ये है बच्चों कि किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था का निर्धारण होता है वो निजी संस्था के द्वारा की जाती है। वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और वो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है, वितरण है या किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण है, इनका वो जो कार्य करते हैं वो किसके द्वारा होती है? निजी संस्था के द्वारा होती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातें करते हैं, अपने ही लाभ की चर्चा करते हैं। यानी इनके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इनके लिए कोई वेलफेयर की बातें नहीं होती है कि कोई भूखा मर रहा है या किसी को कोई नीडी है या कोई चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ लाभ। तो ये लाभ के लिए कार्य करते हैं, यानी अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। ये ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे समाज के हित के बारे में सोची जाए। तो ये जो कार्य की जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, इसके अंतर्गत लोग, यानी एक निजी संस्था का कंट्रोल होता है और इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है मूल्य निर्धारण में। तो इसका उदाहरण जो हम देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि ये एक कैसा देश है? विकसित देश है, जहाँ निजी कंपनियाँ व्यापारी में स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। व्यापार के नियमन, न्यायिक और कानून प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी कि यहाँ का जो पूरा संचालन है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो निजी कंपनियों के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये है भी या नहीं है। तो बच्चों, आपको जानना है कि किसी भी देश की, जब हमने अभी जस्ट बातें करी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो जैसे ही हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यह सेट हो जाता है, इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, पूरी तरह से डेवलपमेंट भरी पड़ी है, लोग वहाँ गरीब हैं ही नहीं, पूरी तरह से विकसित हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ये है कि वो अधिकतम लाभ को करने के लिए विकास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? वो विकास को छू लेते हैं। तो ये उसका सबसे बड़ा गुण में आता है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जब हम विशेषता की बातें कर रहे हैं तो वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ निजी कंपनियां काम करती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए करती हैं। तो इनका जो गुण यानी सकारात्मक पक्ष जो पड़ता है वो पड़ता है वहाँ के वो सकारात्मक पक्ष के क्या है, तो सकारात्मक पक्ष ये है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचती है। तो इसका असर ये होता है कि जीडीपी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है जिससे वो क्या करते हैं, विकास की ओर बढ़ते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब इसके अवगुण क्या होते हैं? अवगुण ये होता है कि ये सोशल जस्टिस के बारे में सोचते ही नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचना होता है, सामाजिक न्याय की ये कोई बातें ही नहीं करते हैं। तो इस तरह ये क्या करता है कि सिर्फ वो वैसे ही वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें उन्हें क्या हो, अधिकतम लाभ हो, वो समाज की क्या ज़रूरतें हैं उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इसका मुख्य अवगुण है। चलिए हम अगली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और समानता को महत्व दिया जाता है और अक्सर सरकारी नियंत्रण और संपत्ति का समाजीकरण होता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण चीन, क्यूबा और उत्तरी कोरिया है, जहां कई क्षेत्रों में सरकारी उद्योग, निगम और आर्थिक नीतियां हैं जो सरकार विभिन्न क्षेत्रों में और अन्य निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। तो बच्चों, आप सभी को जानना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जहां सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और समानता को महत्व देती है। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के बारे में सोचती है। लाभ को तो सोचती ही है, परंतु उसी लाभ में वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देती है कि जो हमारी जनता है उनका शोषण ना हो सके, उनके लाभ के बारे में कार्य किया जाता है और जो सारा कंट्रोलिंग पावर होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ऐसा ये कहीं नहीं है कि पूंजीवादी ही अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था होगी। चीन जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है। चीन क्या है? चीन समाजवादी होते हुए भी एक विकसित देश है। तो इसके भी गुण और अवगुण हैं। तो समाजवादी का गुण ये क्या है? पहला कि ये लाभ के बारे में नहीं सोचता है। दूसरा, ये सोशल जस्टिस के बारे में काम करता है। वो ऐसे प्रोडक्शन को बनाता है जिसका लाभ पूरे देश को मिले, किसी निजी कंपनियों पे नहीं रुकता है और आगे समाज को पूरे एक साथ लेकर चलता है और सारा कंट्रोलिंग पावर जो होती है वो गवर्नमेंट के अंदर होती है। अब इसके अवगुण की क्या बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अवगुण क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य अवगुण के अंतर्गत आता है कि ये सिर्फ समाज के ही सोशल जस्टिस, इक्वलाइजेशन, ये सभी बातों पे ध्यान देते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जिसका पूरा का पूरा असर किस पे पड़ता है? जीडीपी पे। यहाँ का ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो यही है गुण अवगुण के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगली जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी संस्थाएं और निजी कंपनियां दोनों होते हैं और उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के लिए सरकारी और निजी क्षमता का मिश्रण होता है, जिसका मुख्य उदाहरण कनाडा, भारत, यूरोपीय संघ के साथ कई देश हैं जहां सरकारी और निजी कंपनियां दोनों विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं और आर्थिक नीतियों में सामाजिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों को संतुलित रूप से ध्यान में रखते हैं। तो बच्चों, अब हम आए अपने बिंदु पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमें इन सभी को जानने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण किया गया है। हम दोनों को मिलाकर चलते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है। आप कैसे समझेंगे कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो किस सेक्टर पे चल रही है? गवर्नमेंट सेक्टर पे चल रही हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर के साथ चल रही हैं। यानी कि देश का आर्थिक संचालन गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर यानी कि सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ जो निजी क्षेत्र हैं, निजी कंपनियां हैं, दोनों मिलाकर चला रही हैं। तो इसका हमारे देश से बहुत बड़ा क्या है? ताल्लुकात है, यानी एक संबंध है कि हमारा देश कैसे अर्थव्यवस्था को चला रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अब इसी के अंतर्गत हमें जानना है आगे कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित को लेकर जो चली तो 1950 से लेकर 1990 में क्या बदलाव लाए, इसी की चर्चा हम करेंगे। तो इसी के चर्चा में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आर्थिक योजना और इसकी आवश्यकता। अब ये जो बिंदु है आर्थिक योजना और इसकी आवश्यकताएं, ये जो बिंदु आ गई हमारे पास आर्थिक योजना। योजना नाम से आप सभी परिचित हैं। योजना क्या होती है? प्लानिंग। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा जो कह रही है, आर्थिक नियोजन को वह प्रक्रिया कहा जाता है जिसमें सरकार एक निर्धारित समयावधि में विभिन्न आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाती हैं। इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को साधने के लिए संसाधनों का सही उपयोग किया जाता है, जैसे कि निवेश, उत्पादन, रोजगार और सामाजिक क्षेत्र में सुधार। आर्थिक नियोजन से लक्ष्य है कि समाज में समृद्धि, न्याय और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए। तो जैसा कि बच्चों परिभाषा में तो बहुत सारी बातें अंदर डाली हुई हैं, निवेश है, उत्पादन है, रोजगार है, सामाजिक क्षेत्र है, और क्या बातें कही जा रही है कि समाज में हम समृद्धि, न्याय और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। तो अब हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। आर्थिक नियोजन है क्या? तो बच्चे आप सभी मुझे पहले बताएं, जब आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप सभी छात्र छात्राएं हैं, तो मैं जो एग्जाम्पल लूँगी वो आप ही के आधार पे लूँगी। तो हम जब अपने किसी कार्य को करने जा रहे होते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? एक योजना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी योजना पे कार्य नहीं करते हैं, योजना को नहीं बनाकर कार्य करते हैं, तो वो कार्य हमारा सही समय पर समाप्त नहीं होता है और हमें लक्ष्य की भी प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ जो बातें हो रही हैं कि आर्थिक योजना बना रहे हैं। कैसी योजना बना रहे हैं हम? आर्थिक यानी बार बार आप लोगों को समझाया गया है, आर्थिक यानी एक ऐसी क्रिया जिससे आय अर्जित की जाती है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए जिस योजना को बनाया गया, जिस योजना पे कार्य किया गया, वो क्या कहलाई? पंचवर्षीय योजना। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। पहले ये जान ले कि आर्थिक योजना करता क्या है। आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए आप हमें अपने घर का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, और घर के कार्यों को पूरा करने के लिए एक महीने का जब उठाया जाता है तो एक मंथ में क्या करते हैं, ये खर्च को एक हिसाब किया जाता है ना, कि इस मंथ में कितने खर्च हो रहे हैं, हम बाहर आने जाने पे क्या खर्च कर रहे हैं, खाद्यान्नों पे क्या खर्च कर रहे हैं, पहनावा पे क्या खर्च कर रहे हैं, या हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, शिक्षा पे क्या खर्च किया जा रहा है। तो हम ये क्या करते हैं, एक प्लानिंग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उस प्लान को कंप्लीट करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप भी जब परीक्षा की तैयारियां कर रहे होते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को मंथ वाइज डिवाइड कर देते हैं कि किस मंथ में कितने चैप्टर को खत्म करना है। तो यही कार्य, इसी तरह का कार्य देश के द्वारा चलाया जाता है। कहाँ चलाया जाता है कि जो हमारा देश है वहाँ उत्पादन है, विनिमय है, वितरण है, रोजगार है, शिक्षा है। तो ये सारे कार्यों पे जो हम एक योजनाबद्ध कार्य करते हैं, एक स्ट्रैटेजी के साथ जो कार्य करते हैं, यानी एक प्लान, योजना बनाते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? आर्थिक योजना। अब आर्थिक योजना क्यों आवश्यक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्यों? अब आपसे मैं पूछूं कि आप जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्या बस एग्जाम के दिन उठ के बैठ के पढ़ लेते हैं? बिल्कुल नहीं, आप पहले से एक तैयारी करके रखे हुए हैं। तो वही काम है कि जब एक देश अपने आगे के भविष्य के लिए जब कार्य करने जा रहा है तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो अपनी एक प्लानिंग बनाता है कि हम अपने देश के किस किस क्षेत्रों पे कितना कितना योगदान करेंगे या कैसे क्या कार्य करेंगे, उसकी एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है, और यही होता है आर्थिक योजना। तो अब इसकी आवश्यकता क्यों, और तो देखते हैं, बिंदुओं को देखिए। पहले भारत में इसकी आवश्यकता क्यों? भारत लगभग 200 वर्षों तक
अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और आज़ादी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और भी जितने मंत्री थे उनके पास ये एक चैलेंज के रूप में आया था कि हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को बदलें, हम कैसे एक जगह खड़े भी हो पाएंगे, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। तो इसमें जो समझ में आया वो सबसे पहले आई कि भारत में एक योजना की ज़रूरत है, अति आवश्यकता है, और उसी के अंतर्गत बनाया गया योजना आयोग। तो अब हम पहले चर्चा में देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों हुई। तो हमारी पहले जो आवश्यकता दिख रही है वो दिख रही है आर्थिक विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए नियोजना की ज़रूरत थी। यानी हमारे देश के जो आर्थिक विकास था वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था और हम समृद्धि की ओर नहीं थे। तो इसको नियोजित रूप से चलाने के लिए, संतुलित विकास करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता थी? एक प्लानिंग की, क्योंकि हम एक प्लान के ही तहत ये कार्य कर सकते थे कि हम किस क्षेत्र पर कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे और कितना कार्य करेंगे कि उस क्षेत्र को ऊपर किया जाए। इसमें भी अलग अलग प्राथमिकताएं दी गई, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हमारा जो दूसरा है वो है योजना के माध्यम से सरकार आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकती थी। अब ये बहुत अलग सा शब्द आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति बनी थी कि हम आर्थिक रूप से बिल्कुल असमान हो चुके थे और सामाजिक रूप से भी हम असमान थे। तो इनको समानता लाने के लिए आर्थिक नियोजन का काम किया गया और इस नियोजन में गरीबी और असमानता पे सबसे अधिक काम किया गया कि हम क्योंकि हम गरीब हो चुके थे। हमारी बहुत अधिकतम जनसंख्या किस चीज़ को झेल रही थी? बेरोजगारी और गरीबी को, और समाज की असमानता और भी थी। तो इसी विकास का लाभ मिल सके, सभी को, सभी वर्गों को समान रूप से ऊपर किया जा सके, इसी के कारण नियोजन यानी आर्थिक योजना हमारे लिए अति आवश्यक थी। वो तीसरा जो कारण था वो योजना के माध्यम से सरकार अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न संसाधनों का सही उपयोग कर सके। योजनाएं संचालित करने के माध्यम में सरकार निवेश, उत्पादन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में सुधार का मार्ग निर्धारित करे। तो बच्चों, हमने देखा अभी कि आर्थिक नियोजन क्यों आवश्यक थी। तो सबसे पहला बिंदु आया कि हमारे देश में क्या थी? असमानताएं थी। हम समृद्ध नहीं थे, हम बिल्कुल पिछड़ गए थे। सामाजिक असमानता थी, आर्थिक असमानता थी, समृद्धि में हम पीछे पड़े थे, कृषि में भी पीछे थे, औद्योगिक भी पीछे थे, यानी कि हम बिल्कुल पिछड़ चुके थे। तो इसे आगे करने के लिए एक प्लानिंग अति आवश्यक थी। तो इन्हीं सब कारणों से हमारे देश में क्या आया? योजना आयोग, और उन्होंने हमारे देश में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। यानी हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी वो 5 वर्ष, नाम में ही सब कुछ छुपा होता है, ये पता है, पंचवर्षीय। यानी कि हमारी जो योजना आयोग की प्लानिंग जो चली वो कैसी चली? पंचवर्षीय योजना। तो योजना आयोग ने क्या किया? हमारे देश के लिए 5 साल के लिए पहले एक स्ट्रेटजी तैयार करी। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति थी वो बिल्कुल चरमराई हुई थी। तो इसके लिए बिल्कुल एकदम से कार्य करना संभव नहीं था। तो इसमें स्ट्रेटजी बनाई गई कि हमारे क्या उद्देश्य हैं। हमने अपना एक टारगेट सेट करा कि हम यह टारगेट कि इतना हमें पहुंचना है, हमें ये इतने कार्य करने हैं। वो कार्य शिक्षा के क्षेत्र में रहा, हम अपने सेना के क्षेत्र यानी सुरक्षा के क्षेत्र पे किए, कृषि के क्षेत्र पे किए, उद्योग के क्षेत्र पे किए, रोजगार पे, गरीबी को हटाने के लिए, सामाजिक असमानता को हटाने के लिए। तो इन सारे जो कार्य किए गए वो किसके अंतर्गत किए गए? पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों, अभी तक जो हमने जाना वो हमने जाना कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को 1950 से 90 के दौरान जो अंतराल में जो कार्य किया गया उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो आर्थिक नियोजन ने। तो आर्थिक नियोजन जो है वो क्या कर रहा है? हमारे देश के विकास के लिए एक प्लान कर रहा है, क्योंकि इस प्लान के द्वारा ही हम कोई कार्य को पूरा कर सकते हैं और इसी प्लान क्या जो भी चर्चाएं होंगी वो हम आगे करेंगे।
तो बच्चों मैंने क्या कहा कि भारत में क्या आई, पंचवर्षीय योजना। तो आप देखिए आगे, भारत में आर्थिक नियोजन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। और इसके तहत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएं बनाती हैं और उसके लिए क्या कार्य करती हैं, ताकि देश क्या करे, आधुनिकीकरण की ओर बढ़ सके। अब आपको ये जानना अति आवश्यक है कि भारत में जो योजनाएं आई थी, योजना आयोग, वो इसकी स्थापना 1950 में की गई। और भारत में जो योजना चली, पंचवर्षीय योजनाएं, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। परंतु इस पंचवर्षीय योजना को अब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ये जानना अति आवश्यक है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भारत में पंचवर्षीय योजना ना चलकर नीति आयोग चलता है। ये 2014 में इसे बंद किया गया और भारत में नीति आयोग की जो स्थापना की गई, जो लाया गया, वो 1 जनवरी 2015 में लाया गया। पंचवर्षीय योजना क्या कर रही थी, 5 वर्षों के लिए कार्य करती थी। यानी देश के लिए जो भी समृद्धि की बातें हो रही थी वो 5 वर्षों के लिए हो रही थी। और जो नीति आयोग आई है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है। तो ये आपको जानना अति आवश्यक है कि हमारे देश में अब नीति आयोग की स्थापना हो गई है। और एक अति आवश्यक बात ये जाननी है कि योजना आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। यानी ये जो कार्य करती है, ये जो कैसी बॉडी है, आप में एग्जाम में भी आता है, तो ये गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको आपको ये जानना है। ऐसा आप, और जो नीति आयोग है वो भी गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये आपको जानना है। इसी में हम और आगे चर्चाएं करेंगे। तो क्योंकि देश में अभी ये जो हमारा चैप्टर है वो मेन पॉइंट है कि भारत में जो प्लानिंग कमीशन आया और जो पहले से लेकर प्लानिंग कमीशन लास्ट तक गया है उसकी चर्चा करना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें इसमें पता चलेगा कि हमारा देश 1950 से लेकर आगे अभी तक की भी हम बातें करेंगे तो वो कितना तरक्की किया है। तो हम अगले कक्षा में आप सभी से मिलते हैं। धन्यवाद।